नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूटिनी की जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो कब्र है उसमें एक आखिरी कील साबित हुई। हम बात कर रहे हैं 1946 का जो नेवल म्यूटिनी है उसके बारे में। जो 1945-46 का जो विंटर है उसमें 3 अपसर्ज हुए। पहला अपसर्ज था कलकत्ता में नवंबर 1945 में। ये हुआ था जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स थे उनके खिलाफ। बात ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होती है, हम भारतीयों के ऊपर जो मुकदमा है चलाने वाली उसको पनिश करने वाली। मतलब ये यू वर्सेस अस का जो सिस्टम था वो वहाँ पर आ गया था। दूसरा है फरवरी 1946 में हुआ कलकत्ता में, जब आईएनए के एक अधिकारी राशिद अली को सज़ा सुनाई गई। यहाँ पर यह कहा गया कि ब्रिटिश को किसने अधिकार दिया कि वो एक भारतीय नागरिक को सज़ा सुनाए। तीसरा उसी महीने हुआ जब बॉम्बे के जो रेटिंग्स थे वो चढ़ गए और उन्होंने जो विद्रोह है वो कर दिया हमारे भारतीय शिपों पर। रेटिंग्स का मतलब होता है हमारे जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज़ पर काम करते हैं, नेवी के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो जो रेटिंग्स हैं हेमिस तलवार के और रॉयल इंडियन नेवी के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक भूख हड़ताल, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट ठीक से नहीं दिया जा रहा था। उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी काफ़ी ख़राब थी। जो कमांडर था हेमिस तलवार का, वो नेवल रेटिंग्स को एड्रेस किया करता था सन्स ऑफ कुलीज एंड बिचेस। इस तरह से इतने गंदे तरीके से उनको ये एड्रेस किया करता था। छोटी सी चिंगारी थी, ये था ऑफिसर के खिलाफ। एक्चुअली जो पूरा मुद्दा था वो था ऑफिसर के खिलाफ, मगर धीरे धीरे ये जो ऑफिसर का मुद्दा है वो पूरा इंडिया वर्सेस ब्रिटिश का रूप ले लिया। यहाँ पर जो पहले अपोजिशन था ब्रिटिश ऑफिसर को सज़ा सुनाने के लिए, मतलब उनके खिलाफ जो कार्रवाई उसकी डिमांड करी गई थी, मगर बाद में कहा गया कि तुम डिमांड छोड़ दो, तुम रखो अपना ऑफिसर, हमको अब आज़ादी चाहिए। ठीक है। जिस दिन ये म्यूटिनी शुरू हुआ था वो शुरू किया था 1100 जो रेटिंग है उन्होंने। अगली सुबह शुरू हुआ 18 फरवरी 1946 को, आज से 74 साल पहले। ठीक है ना। अगली सुबह मतलब कि 19 फरवरी को 10,000 से 20,000 जो सेलर हैं ना उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कहाँ के सेलर? जो थे कराची के, मद्रास के, कलकत्ता, मंडपम, विशाखापत्तनम और अंडमान आइलैंड के। जो इमीडिएट ट्रिगर था वो था गंदा भोजन और गंदा वर्किंग कंडीशन। एक बात और थी, हमारे एक ऑफिसर थे, उसने शिप पर खड़े होकर चिल्ला दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, कह देते ना क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। अब कह दे तो कह दिया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो उसके अरेस्ट के खिलाफ भी ये जो आंदोलन है वो चला था। ये जो डिमांड थी अच्छे भोजन के लिए और अच्छे वर्किंग कंडीशन के लिए, ये डिमांड ने बड़ा रूप ले लिया। उन्होंने कहा कि अब हम ये नहीं चाहिए, अब हमको तुमसे आज़ादी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे आज कि ये जो म्यूटिनी थी इसमें क्या क्या डिमांड करा गया था, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ये किस तरह से लास्ट नेल साबित हुआ ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन में, और इसका आफ्टर मैथ क्या था, इसके बाद क्या बातें हुई। जो पूरा एनालिसिस है वो हम समझेंगे अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। इस लेक्चर के बाद आपका टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक पर आप उसका जवाब दे पाएंगे। जो मेन डिमांड था वो था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, चाहे वो हमारे सेलर हों, चाहे वो जो हमारा आज़ाद हिंद फौज के जो वो हमारे ऑफिसर्स हों, वो दोनों को रिलीज़ किया जाए। जिस कमांडर ने गाली की भाषा का प्रयोग किया था उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जो भत्ता है और जो अलाउंस है, पे है, मतलब कि जो वेतन है, उसमें रिवीजन किया जाए। ब्रिटिश अधिकारी और जो भारतीय अधिकारी हैं, सेना के जवान हैं, दोनों का पेमेंट सेम होना चाहिए। कोई देखो, जो काम है उसमें कोई अंतर तो नहीं है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये तुम लागू करो, ये डिमांड उन्होंने किया था। दूसरा, जो भी RIN के पर्सनल हैं जो इंगेज्ड हैं इस जॉब में, उनको छुट्टी दी जाए। मतलब कि वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया था। जो यहाँ पे नागासाकी का जो हिरोशिमा है ना, वहाँ पर बम गिराया जा चुका था, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया था। अब ये कहा अभी पीस टाइम है, शांति का समय है, तुम हमको क्यों लगाए हुए हो काम पे, हमको छुट्टी दो, हमको डिमोबिलाइज करो। ये भी डिमांड करी गई थी। एक बात और, जो भी भारतीय फौजें रखी गई थी इंडोनेशिया में, उनको छोड़ो वहाँ से, उनको देश में लेके आओ, और जो ऑफिसर हैं उनको बोलो कि अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जो जूनियर अधिकारी हैं उनसे अच्छी तरह से व्यवहार करें।
एक किताब इशू हुआ था, इंडियन नेवी रिपोर्ट ऑफ 1946। ये लिखी गई थी पर्सी घोगे के द्वारा। इन्होंने ये कहा है कि जो चेन ऑफ इवेंट है ये पूरा आगे चला गया और जो पूरा एक्साइटमेंट था, क्योंकि काफ़ी समय से क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद कोई बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था। लोगों के मन में जो भावना थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी कि हम करें क्या, आज़ादी अब मिले तब मिले, ऐसी भावना थी। मतलब कि ऐसा हो गया था कि लोग बैंकों से पैसा निकालने लगे थे कि अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चला जाएगा, है ना, तो पैसा हमारा फंस जाएगा यहाँ पे। तो ये सब बातें थी। एक जो रेटिंग था BC डट, उन्होंने चिल्ला दिया था क्विट इंडिया, तो उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। अब हुआ क्या, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जब ये म्यूटनी शुरू हुई, तो जो सेलर थे वो घूमने लग गए। पहले पूरे बॉम्बे में घूमे, लॉरी में कांग्रेस का झंडा लेकर के। जो हिंदू थे उन्होंने झंडा लिया कांग्रेस का, जो मुस्लिम थे उन्होंने झंडा लिया मुस्लिम लीग का। पूरे बॉम्बे में घूमते रहे, उनका स्वागत किया लोगों ने, बॉम्बे के लोगों ने, और जो कॉमन पीपल है उन्होंने भी ज्वाइन किया इस मूवमेंट को। क्लियर है। जहाँ जहाँ पर उन्हें जो सैनिक है यूरोपियन वे मिले, उनको उन्होंने पीटा, मारा पीटा। तो यहाँ पर ये सब बातें हुई। जब लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो ये जो नेवल म्यूटिनी थी वो एक सिविल रिवोल्ट में बदल गई। यहाँ पर आप दोनों में समानता देखिए। 1857 की जो क्रांति थी और ये जो 1946 का जो रिवोल्ट था, इसके बीच में एक आता है गदर। याद है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो स्थितियां पैदा हुई थी उसका फ़ायदा उठाने के लिए गदर के जो लोग हैं उन्होंने सोचा था कि हम भारत के जो जवान हैं, जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत हैं, उनके मन में एक विद्रोह की भावना पैदा करेंगे और तख्ता पलट कर देंगे। मतलब कि जैसा क्रांति 57 में हुआ था वैसा ही क्रांति हम गदर के द्वारा भी करेंगे। मगर वो ब्रिटिश फोर्सेस को, ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को पहचानने में नाकामयाब रहे, उसको उन्होंने काफ़ी अंडरमाइन किया, वो फेल हो गए। ये तो था पहला कोशिश 57 को रेप्लिकेट करने का, इसको दोहराने का। दूसरा जो मौका आया वो आया 1946 में, जब 57 की भांति ही जो विद्रोही थे वो घूमने लग गए सिविलियन इलाके में, और जो सिविलियन है, कॉमन पीपल है, उसको भी उन्होंने अपने जो है ना मूवमेंट उसमें शामिल कर लिया। सेम 57 में भी हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ये बातें हुई। कलकत्ता में, बॉम्बे में पूरा जो जीवन है ना स्थिर हो गया। सभी जगह पर मीटिंग हुई, प्रोसेशन हुआ, हड़ताल स्ट्राइक वहाँ पर किए गए। जो लेबर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कहा कि सभी जो मजदूर हैं बॉम्बे में वो शामिल होंगे इस हड़ताल में, इस मूवमेंट में। जो छात्र थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी कक्षाएं छोड़ दी। जो मूवमेंट थे उसमें वो लोग आकर के शामिल हो गए। करीब 220 से ज़्यादा लोग मारे गए पुलिस की फायरिंग में। सिग्निफिकेंस क्या है? ये तो हुआ विद्रोह। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि आज तक ये लीजेंड की तरह ये जो है ना एक बहुत ही एक ऐसा एक हमारा एक वाटरमार्क इवेंट बन गया है कि इसके बाद जो ब्रिटिश का हमारे प्रति जो एटीट्यूड था वो बदल गया। पहले ब्रिटिश को भरोसा था कि वो भारत को रख लेंगे अपने कब्जे में। भारत ब्रिटिश राज में एक पुलिस स्टेट था। क्या था? एक पुलिस स्टेट था। हमको फोर्स के ज़रिए रखा जाता था अपने अधीन। क्या इस्तेमाल करते थे? भारत का जो पुलिस है, जो मिलिट्री है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। मगर इस म्यूटनी ने ये दिखा दिया कि हमारे जो रेटिंग्स हैं, हमारे जो फौज हैं, वो भी अब ब्रिटिश का गुलाम नहीं रहा, वो भी अब ब्रिटिश के अधीन नहीं रहा। समझ गए बात? तो जिस हथियार को ब्रिटिश इस्तेमाल करते थे, वो जब हथियार ही उनके हाथ से चला गया तो आखिर वो भारतीयों को कैसे अपना गुलाम बनाएंगे? वो फोर्स ही नहीं है इनके पास। समझ गए बात? तो इस म्यूटनी के तुरंत बाद वहाँ से कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन में 3 थे। लॉरेंस तो था ही, एक क्रिप्स भी था। बाकी कौन कौन से थे? कैबिनेट मिशन में जो लोग थे वो कौन कौन से थे, आपको उनका नाम बताना है, ठीक है ना। तो क्या किया, कैबिनेट मिशन आया था यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर ये म्यूटनी नहीं होती तो हो सकता था कि कैबिनेट मिशन काफ़ी देर से आता, हो सकता था कि काफ़ी देर हो जाती हमको उसको बुलाने में। समझ गए बात? मतलब कि इस इवेंट ने, इस म्यूटनी ने जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है इसको जल्दी करा दिया। जो सॉलिडरिटी है वो हमको देखने को मिली। पहले मुस्लिम लीग के कामों की वजह से देश में कम्युनलिज्म था। जो हिंदू मुस्लिम एकता थी ना,
पूरी तरह से टूट चुका था। मगर हमने यहाँ पर देखा कि जो रेटिंग है, हिंदू मुस्लिम जो भी हों, दोनों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। हाँ, ये बात अलग है कि हिंदू ने थामा कांग्रेस का झंडा और मुस्लिम ने थामा मुस्लिम लीग का झंडा। जब कुछ एडवाइस लेने की बात हुई तो यहाँ पर भी जो हिंदू थे वो गए कांग्रेस के पास और जो मुस्लिम थे वो गए मुस्लिम लीग के पास अपना जो सलाह मशवरा है वो करने। समझ गए? तो इस म्यूटिनी में भी थोड़ा तो कम्युनलिज्म था, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था क्योंकि आग तो लग चुकी थी मुस्लिम लीग के द्वारा। समझ बात? तो यहाँ पर ये सब इशू था। क्लियर है? एक बात ये हुई कि जो रॉयल इंडियन फोर्सेस थे वो अब ब्रिटिश कमांड के अधीन नहीं रहे, वो उसके आज्ञाकारी नहीं रहे, वो जो राष्ट्रवादी सेंटिमेंट हैं उसमें घुल मिल गए। जबकि पटेल ने जब कहा कि ठीक है हमने बात कर ली है अब तुम मूवमेंट बंद कर दो, उन्होंने मूवमेंट बंद कर दिया। ब्रिटिश ने ये देखा कि अब जो हमारे फोर्सेज हैं वो अब नेता की बात मान रहे हैं, कांग्रेस की बात मान रहे हैं, तो उनका तो चला गया कमांड, है ना। पूरे सर्विस ने ज्वाइन किया था, ये भी एक मेन बात थी। बॉम्बे का जो रेटिंग है उनका जुड़ाव कैसे हुआ अंडमान के रेटिंग से, विशाखापत्तनम के रेटिंग से। एक जो भावना थी वो मैच कर दी गई थी कि जो तुम सह रहे हो वो भी हम सह रहे हैं, हम दोनों को ये नहीं सहना है। ठीक है। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। शुरू में ये जो मोमेंट था वो था अपने से ऊपर के अधिकारी हैं ना उनके खिलाफ, तुमने हमें गाली कैसे दी, खाना क्यों खराब दे रहे हो। मगर कुछ समय बाद ये मोमेंट है ना वो बन गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को, चाहे वो ब्रिटिश हो भारतीय हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। हाँ, थोड़ा सा पीटा उतना चला, मगर किसी को भी गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इट वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, देयर राइट टू रूल। ये जो फियरलेस एक्शन आया मास की तरफ से, जो जनता है उनको ये लगा कि हमको जो दबाता था, हमको जो पुलिस अधिकारी, जो मिलिट्री के लोग मारते पीटते दबाते थे, यही अब हमारी तरफ आ गए तो बचा क्या, कोई तो बचा नहीं हमको दबाने वाला। तो उनके मन का जो डर था वो ख़त्म हो गया। ब्रिटिश के खिलाफ जो मन का डर था ना वो ख़त्म हो गया जनता की दिमाग से। इसने एक लिबरेटिंग इफेक्ट का काम किया, जनता को उसने मुक्ति दिला दी। हाँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तौर पर आदि नहीं मिले थी, मगर जनता मुक्त हो चुकी थी। उनको पता था कि हाँ अब हम पर किसी का जोर नहीं है, हम आज़ाद हो चुके हैं। इट इज़ एन इवेंट मार्किंग द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ये सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है इस म्यूटनी का। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जो मास अपराइजिंग है, इसके बाद जो आपका कैबिनेट मिशन है वो भारत आया। PM एटली ने मिशन को भारत में भेजा। ये जो मिशन था ना, मिशन में वो लोग थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कैबिनेट है ना, उनके मंत्री इसमें शामिल थे। पावर को ट्रांसफ़र करना था। क्लियर बात है? तो यहाँ पर ये सब बातें हुई थी, देश आज़ाद हुआ और इस तरह से इस म्यूटनी ने काफ़ी गंभीर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे देश की आज़ादी में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बातें हमारे रॉयल नेवी का जो म्यूटनी 1946 का, उसके बारे में। अब हम जो मिलेंगे अगली क्लास में तो हम बातें डिस्कस करेंगे और हमारे जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको जो भी बातें पढ़नी होगी, मतलब कि प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।